नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल ई लर्निंग में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की जो चौथी विधा है मन पूरक पठन, पद्य पूरक पठन, जो उसके रचनाकार है विकास परिहार जी, उनका यह पूरक पठन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यह जो पूरक पठन है यह हाइकू विधा पर आधारित है, जो जापान की प्रसिद्ध विधा है, जिसे हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और यहाँ पे विकास जी ने तीन पंक्तियों के सहायता से बहुत ही सुंदर ढंग से घटनाओं का ये यहाँ पे हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वही आज हम इस मन पूरक पठन की सहायता से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विकास परिहार जी इस पूरक पठन के माध्यम से हमें क्या संदेश देते हैं, हम वह इस विधा की सहायता से समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम हिंदी 10वीं कक्षा की लोक भारती किताब में से जो 4 नंबर की विधा है उसका नाम है मन पूरक पठन। यह हाइकू विधा में गिनी जाती है। रचनाकार का नाम है विकास परिहार। तो आज हम यह पूरक पठन समझेंगे। इस पूरक पठन के बारे में हम इस पूरक पठन की पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों, पूरक पठन जो चौथी विधा यहाँ पर दी गई है, हाइकू विधा, विकास परिहार, रचनाकार है। प्रस्तुत कविता मन जापान की लोकप्रिय विधा हाइकू पर आधारित है। यह विधा हिंदी साहित्य में स्वीकृति पा चुकी है। इस विधा को विश्व की सबसे छोटी कविता का स्थान प्राप्त है। इस कविता में कवि ने 3 छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से पिरोया है। प्रस्तुत कविता की यह अपनी विशेषता है। तो चलिए पहले हम कवि का परिचय जानेंगे। परिचय: जन्म 1983, गुना, मध्य प्रदेश। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। पद्य संबंधी: इस पद्य में कवि हमें क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हाइकू: यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5-7-5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे पहले पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं। पहली 3 पंक्तियों में कवि विकास परिहार जी हमें क्या बताते हैं, यह हम इस कविता के भावार्थ से जानेंगे। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। पहली 3 पंक्तियों में कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहां से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। यही संदेश हमें पहली 3 पंक्तियों से कवि विकास जी
दे रहे हैं। उसके बाद दूसरी जो 3 पंक्तियां है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यह जो 3 पंक्तियां हैं यहाँ पे कवि हमें बता रहे हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। हमें फल के बारे में कुछ भी न सोचते हुए हमारा काम जो है पूरे जीवन भर हमारा काम हमें करना है। उसके बाद अगली 3 पंक्तियां, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन रूपी नैया जो है अगर वह मझधार में डोले तो उसे संभालेगा कौन। जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। यही विकास जी हमें बता रहे हैं। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। ऐसा ही कवि यहाँ बता रहे हैं। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। गुलाब का फूल जो है वह कांटों में खिला हुआ होता है और गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। ऐसी प्रेरणा हमें गुलाब से हमेशा मिलती है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं, यहाँ पे कवि विकास जी कहते हैं कि नेत्रों से जब अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। उसके बाद अगली 3 पंक्तियों में कवि कहते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। उसके बाद अगली 3 पंक्तियां, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजी विषा। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और है अप्रिय प्रसंग भी। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है और ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमें डटे रहना चाहिए। यही संदेश कवि इन 3 पंक्तियों से हमें दे रहे हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। यहाँ पे विकास जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है रेल की पटरियों का। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है, दोनों एक साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करती। ऐसा यहाँ पे इन 3 पंक्तियों में कवि ने कहा है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे आकाश का श्रृंगार, सितारे आकाश का श्रृंगार है। वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं आकाश सुना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। आखिरी 3 पंक्तियों में परिहार जी हमें कहते हैं कि सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में अथाह जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता
तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। यही संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें दिया है। तो इस प्रकार कवि विकास जी परिहार ने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है। इसके बाद इस कविता पर आधारित पद्यांश पर आधारित जो प्रमुख कृतियां है वह हम देखेंगे। पद्यांश क्रमांक 1। पद्यांश क्रमांक 1, घना अंधेरा से लेकर आई बहार तक। कृति नंबर 1, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसके ऋतु। पहले पद्यांश में हाइकू में कौन सा महीना और ऋतु आया है वह हमें लिखना है, और उसके लिए वहाँ पर हमें 2 बॉक्स दिए जाएंगे। एक में हमें महीना जो है उसके सामने हमें फागुन लिखना है, और ऋतु के सामने हमें बसंत लिखना है। इस प्रकार फागुन, महीना फागुन और ऋतु बसंत, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल आकलन कृति में पूछा जाएगा। उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल खिले हुए, उसका जवाब हम फूल लिख सकते हैं। दूसरा मझधार में डोले जीवन नैया। इस तरीके से हम उत्तर लिखिए यह सवाल भी लिख सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 2, सोमत अभिव्यक्ति। फागुन के महीने में प्रकृति और रंगों से रंग जाती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। फागुन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में प्रकृति में चारों ओर नवीनता दिखाई देती है। खेत सरसों के पीले पीले फूलों से भर जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर पीले रंग की विशाल चादरें बिछाई दी गई हो। बीच बीच में अलसी के नीले नीले फूल पीले रंग पर छाप जैसे लगते हैं। पलाश के वन लाल रंग के बड़े बड़े फूलों से लद जाते हैं। दूर से इन वनों को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ों से आग की लपटें निकल रही हो। विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर गुलाबी रंग की नई नई कोपलें आ जाती है। इन्हें देखकर लगता है मानो जैसे पेड़ गुलाबी रंग के वस्त्रों से सज गए हैं। इनके अतिरिक्त फागुन के महीने में ही तो होली का त्यौहार आता है, जब चारों ओर तरह तरह के रंगों और अबीर गुलाल की बहार आ जाती है। लोग खुशी से एक दूसरे को रंगों को सराबोर करते हैं। इस तरह फागुन के महीने में प्रकृति तरह तरह के रंगों से रंग जाती है। इसके बाद दूसरा पद्यांश देखते हैं। पद्यांश क्रमांक 2, खारे जल से लेकर प्यासी ही रही तक। कृति नंबर 1, आकलन कृति। उचित जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है मछली, उसके लिए शब्द है प्यासी। दूसरा शब्द है गीतों के स्वर, उसका सही पर्याय है अमर। पटरिया रेल की मौन, और आकाश के लिए है सुना। इस प्रकार हम उचित जोड़ियाँ इनकी लगा सकते हैं। इसके बाद आकलन कृति में दूसरा महत्वपूर्ण सवाल दिया गया है, परिणाम लिखिए। सितारों का छिपना, उसका जवाब सुना आकाश। दूसरा है तुम्हारा गीतों को स्वर देना, उसका जवाब है गीतों का अमर होना। उसके बाद तीसरा सवाल है, उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल दिया गया है, छिपे हुए डैश डैश, उसका जवाब है सितारे। नंबर 2, धुल गए, उसका जवाब है विषाद। और तीसरा, अमर हुए गीतों के स्वर। इस प्रकार हम यह कृति लिख सकते हैं। उसके बाद कृति नंबर 2, स्वमत अभिव्यक्ति। आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आंखें देखने के अलावा यह चीजें करती है, उसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और वे अपना अपना निर्धारित काम करते हैं। कुछ अंगों से
निर्धारित कामों के अलावा और भी कई तरह के काम लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हाथ से काम करने के अलावा सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हाव भाव भी किए जाते हैं। उसके बाद आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इनसे देखने का काम तो लिया ही जाता है, साथ ही साथ और भी कई काम लिए जाते हैं। आंखों से तरह तरह के इशारे किए जाते हैं जिन्हें सामने वाला आदमी आसानी से समझ लेता है। आंखें तरेर कर क्रोध प्रकट किया जाता है। आंखें झुकाकर शर्म प्रदर्शित की जाती है। मन में छुपी दुख देने वाली भावनाओं को आंखों में आंसू लाकर प्रकट किया जाता है। मन भारी होने पर लोग रोकर अपना मन हल्का करते हैं। कोई अचंभे वाली घटना होने पर वाणी के साथ साथ आंखों से भी भाव प्रदर्शित होता है। आंखों का एक आवश्यक काम मनुष्य को निद्रावस्था में ले जाकर उसे आराम दिलाता है। यह काम आंखों को बंद किए बिना संभव ही नहीं है। इस तरह आंखें देखने के अलावा कई महत्वपूर्ण काम करती है। इस प्रकार हम अपना स्वमत इस सवाल के जवाब में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मन यह पूरक पठन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।